हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मुनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन फिनिश किया था। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या टर्मिनल ऑक्सीडेशन फिनिश किया था, जहां पर दो रिड्यूस्ड कंपाउंड जो थ्रू आउट रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन या आफ्टर कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड वाटर, जो हमें दो रिड्यूस्ड कंपाउंड ऑन द नेम ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड having hydrogen that is NADH2 and flavin mononucleotide having hydrogen that is flavin adenine dinucleotide having hydrogen that is FADH2 मिला था। उसको हमने जो है यूज किया, उसको हमने ऑक्सीडाइज किया ETS में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, और हमने ह्यूज अमाउंट ऑफ ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ऑब्टेन किया। ठीक है, हमने रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट भी समझा था, और जो कंडीशन डिपेंड 36 या 38 ATP मिलते हैं वो भी हमने जाना कैसे मिलते हैं, बेस्ड ऑन सटल सिस्टम जो वर्क कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर और हेल्प कर रहा है एंट्री ऑफ साइटोप्लाज्मिक या ग्लाइकोलाइटिक NADH2 को, सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन ETS। बातें फिनिश किया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो है पहला हेडिंग ले रहा हूं मैं, एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बड़ा सिंपल है, ठीक है। यहां पर मैंने हेडिंग लिया एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से जो एनर्जी हमें मिल रहा है, ग्लूकोज से कितना एनर्जी हमें, कितने परसेंटेज में हमें एनर्जी मिलेगा, ये हम यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं। थोड़ा सुनिएगा, नीड योर अटेंशन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जल्दी बताइए प्लीज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के पास कितना किलो कैलोरी या कितना किलो जूल एनर्जी स्टोर होता है, हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। स्टोर्स 686 किलो कैलोरी या 2870 किलो जूल एनर्जी। बात पकड़िएगा, ठीक है। सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास इतना किलो कैलोरी या इतना किलो जूल एनर्जी है। और थोड़ा देखिएगा यहां पर 1 ATP मॉलिक्यूल, एक ATP मॉलिक्यूल के पास होता है 8.15 किलो कैलोरी, जो प्रीवियस अगर हम माने, ठीक है, यहां पर नहीं मेंशन कर रहे हैं, आगे मेंशन कर देंगे। 8.15 किलो कैलोरी या फिर जो है 34 किलो जूल एनर्जी, किलो जूल एनर्जी। सो एटीपी का एक मॉलिक्यूल जो मुझे मिला, बनाया हमने इधर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके, एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो हमने बनाया उसके पास है 8.15 किलो कैलोरी या 34 किलो जूल एनर्जी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास है 686 या 2870 एनर्जी, और एक एटीपी के पास है 8.15 या 34 एनर्जी। किलो कैलोरी और जूल में समझ लेंगे। थोड़ा सुनिएगा यहां पर। अब अगर हम बात करें इन एरोबिक रेस्पिरेशन, थोड़ा सुनिएगा। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, और जो साइटोसोलिक या ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 हमें मिला था, वो मैलेट अस्पार्टेट शटल के थ्रू इंटर किया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां पर हमें 38 ATP मिला, 38 ATP। सो यहां पर अगर एफिशिएंसी निकालें तो 38 ATP, ध्यान दीजिएगा,
into 34 kilojule energy upon 2870 kilojule energy into 100। ठीक है, 38 एटीपी के पास कितना, जो 38 एटीपी हमें मिल रहा है उसकी एफिशिएंसी कितना है, तो टोटल एनर्जी है 2870 किलो जूल एक ग्लूकोज के पास। एक ग्लूकोज को हमने ब्रेक किया तो 38 एटीपी मिला, एक एटीपी के पास 34 किलो जूल एनर्जी होता है, तो ये आ जाएगा, थोड़ा सुनिएगा, 1292। आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपॉन 2870 इंटू 100, सो ये आ जाएगा कुछ जो है 45.14%, 45.14% एनर्जी का एफिशिएंसी मिला हमें। अगर हम यहां पर 36 एटीपी कंसीडर करें तो 36 इंटू 34 अपॉन 2870 इंटू 100 कैलकुलेट करिएगा प्लीज, ये कुछ आएगा 42.167 या 67 मेरे दिमाग में चल रहा है, 067 देख लीजिएगा प्लीज, परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा मोबाइल लेके, फटाफट कैलकुलेटर लेके। सो ध्यान दीजिए, ग्लूकोज के पास है एनर्जी 2860 किलो जूल, और हमें आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज 38 एटीपी के फॉर्म में हम ग्लूकोज की एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, जो टोटल ग्लूकोज का 45% एनर्जी बना पा रहा है। मतलब क्या हुआ, 55% एनर्जी stored in the glucose molecule, it goes waste in the form of heat, not exactly waste, body को वार्म करता है। सो ये था efficiency, how efficiently the energy stored in one molecule of glucose can be converted into usable form of energy, that is ATP, केवल 45% या 42%, तो अप्रोक्सीमेट हम 45 कंसीडर कर रहे हैं 38 एटीपी के कंडीशन में। इरेज करता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा, आगे मैं मेंशन करते हुए चलता हूं दैट यहां पर फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, one molecule of glucose, only 45% हम जो है अप्रोक्स ले रहे हैं, 45% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज, only 45% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, करेंसी ऑफ एनर्जी या एनर्जी करेंसी। पर सुनिएगा, रेस्ट 55% of energy released as heat। ठीक है, तो ये रहा एफिशिएंसी ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कैलकुलेशन आप जो है किलो कैलोरी के लैंग्वेज में भी करेंगे तो सेम 45-42 के आसपास आएगा। किलो कैलोरी के लैंग्वेज में मतलब क्या, 8.15 इंटू 38 एटीपी अपॉन 686, हम किलो कैलोरी का वैल्यू ले रहे हैं, एक एटीपी से 8.15, एक ग्लूकोज के पास 686 किलो कैलोरी एनर्जी होता है, उससे भी कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल हो गया, बस मुझे इतना ही बताना है। बात यहां पर आगे बढ़ा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, नॉट वेरी मच इन डिटेल, जितना जरूरी है उतना हम बताते हुए चल रहे हैं। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एटीपी it is a kind of न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बात समझिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, बायोमॉलिक्यूल में डीएनए और आरएनए वाले हेडिंग में समझाया जाता है,
और इवन जो है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर आएगा 12th में, वहां पर भी न्यूक्लियोटाइड विथ रेफरेंस टू डीएनए और आरएनए अच्छे से समझाया जाएगा। वेल यहाँ पर कुछ चीजें मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। देन देयर इज जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज, नॉट डीऑक्सीराइबोज, एटीपी राइबोज शुगर, सिंपली राइबोज शुगर, ठीक है। और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सो नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, आपको बाद में पता चलेगा जब डीएनए आरएनए आप सुनेंगे। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन फर्दर जो है 5 टाइप में टोटली डिवाइडेड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहां पर जो है नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस अ टाइप ऑफ प्यूरिन, a type of purine called adenine, a type of purine called adenine प्रेजेंट होता है एटीपी में। बात समझिएगा, यहां पर एडेनिन a टाइप ऑफ प्यूरिन के साथ जुड़ा है राइबोज शुगर, के साथ जुड़ा है राइबोज शुगर, जो कि 5 कार्बन का शुगर होता है। और ये जब एडेनिन नाइट्रोजनस बेस राइबोज शुगर के साथ जुड़ता है तो स्ट्रक्चर जो बनता है उसको बोलते हैं एडिनोसिन, ठीक है। और इस एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड है, फॉस्फोरिक एसिड, 3 फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड है। तो जो मुझे स्ट्रक्चर मिला उसी स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये इसका कुछ थियरी पार्ट रहा, इतना ही समझना है। इरेज करके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो देखिएगा यहां पर मैंने बनाया एक राइबोज शुगर जो कि एक पेंटोज शुगर है, एक राइबोज शुगर बनाया जो कि एक पेंटोज शुगर है। ये कार्बन 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 और ऑक्सीजन। तो देखिएगा यहां पर है H, HOH, OHH, H और ऐसा स्ट्रक्चर मैंने सिंपल रिप्रेजेंट किया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो सुनिएगा, यहां पर ये कार्बन 1 कंसीडर किया, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, और ये जो कार्बन 4 के साथ जुड़ा है वो है CH2OH। ध्यान दीजिएगा, CH2OH। कार्बन 1 के साथ अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस, कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है जो कि है एडेनिन। और एडेनिन एक प्यूरिन है और प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड होता है। एक रिंग इसका हेक्सागोनल होता है और दूसरा रिंग इसका पेंटागोनल होता है, ठीक है। एक रिंग इसका हेक्सागोनल होता है और दूसरा रिंग इसका पेंटागोनल होता है। तो ये डबल रिंग कंपाउंड हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसा मैं सिंपल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जहां पर डिटेल में जाना रहेगा वहां पर ये समझाया जाएगा। नाउ ये जो है नाइट्रोजन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा हमने नंबरिंग किया। जो राइबोज शुगर है उसका कार्बन 1, प्यूरिन दैट इज एडेनिन, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। प्यूरिन अ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस दैट इज एडेनिन, डबल रिंग कंपाउंड है। पेंटोज शुगर का कार्बन 1 एडेनिन के नाइट्रोजन 9 के साथ अटैच्ड होगा। बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल एडिनोसिन है। थोड़ा सुनिएगा, ये जो है कार्बन 1 2 3 4 के साथ एक और कार्बन जो जुड़ा है ये कार्बन नंबर 5 कंसीडर होता है।
कार्बन नंबर 5 का CH2OH ये वाटर फॉर्मेशन में निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। CH2 आगे मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बात पकड़िएगा। ये यहां पर O P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH, ध्यान दीजिएगा। ये स्क्विगल बॉन्ड या स्क्विगल साइन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। O P डबल बॉन्ड O OH OH, ये यहां पर मैंने 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया। ध्यान दीजिएगा, 3 फॉस्फोरिक एसिड में जो थर्ड फॉस्फोरिक एसिड सेकेंड के साथ जुड़ा है और जो सेकेंड फॉस्फोरिक एसिड फर्स्ट के साथ जुड़ा है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थर्ड फॉस्फोरिक एसिड और सेकंड फॉस्फोरिक एसिड के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इतना स्ट्रक्चर, अच्छा ध्यान दीजिए, ये है राइबोज शुगर, ये यहां पर थर्ड फॉस्फेट, ये यहां पर सेकंड फॉस्फेट और ये यहां पर फर्स्ट फॉस्फेट जो राइबोज शुगर से डायरेक्ट 5वें कार्बन पर जुड़ा है, वो पहला फॉस्फेट है। तो 3 फॉस्फोरिक एसिड, एक राइबोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, ये मिल के बनाए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात पकड़िएगा, इसको हम जो है हमने देखा, इसको हम बोलते हैं स्क्विगल साइन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बॉन्ड बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड फॉस्फेट एंड सेकेंड एंड, या स्लैश कर दे, सेकेंड एंड फर्स्ट फॉस्फेट है रिप्रेजेंट, सिंबल बोल दे, रिप्रेजेंट हाई एनर्जी बॉन्ड। अगर सेकेंड और थर्ड के बीच में जो हाई एनर्जी बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, सो यहां पर थर्ड एंड सेकेंड के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, सो दिस विल गिव 8.15 किलो कैलोरी, जिसका प्रीवियस एस्टिमेशन था 7.3 किलो कैलोरी। ये प्रीवियस एस्टिमेशन है और ये रिसेंट एस्टिमेशन है, या 34 किलो जूल, जिसका प्रीवियस एस्टिमेशन था 31.4 किलो जूल। प्रीवियस, हमें जो है रिसेंट को ही कंसीडर करना है। सो थर्ड फॉस्फेट और सेकंड फॉस्फेट के बीच में जो हाई एनर्जी बॉन्ड है, अगर ये ब्रेक हुआ किसी भी मेटाबॉलिज्म में, जब एटीपी एनर्जी देने के लिए जाएगा, तो एक एटीपी का बेसिकली लास्ट वाला बॉन्ड ही ब्रेक होता है और हमें 8.15 किलो कैलोरी या 34 किलो जूल एनर्जी मिलता है। थोड़ा देखिएगा, यहां पर सेकेंड एंड फर्स्ट के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, तो जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के अकॉर्डिंग 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होता है। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एटीपी का काम क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल को जो किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको एक्टिवेट करना, एनर्जी सप्लाई करना, और हमेशा एटीपी का फर्स्ट और सेकंड हाई एनर्जी बॉन्ड ही ब्रेक होता है, जिससे एनर्जी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये रहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एडेनिन, राइबोज शुगर और 3 फॉस्फेट मिलके करेंसी ऑफ एनर्जी, जो कि एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट हो रहा है। ये डीएनए और आरएनए में भी थोड़ा जो है अलग नाम से डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीएनए के लैंग्वेज में, और आरएनए के लैंग्वेज में सिंपल एडिनोसिन। तो ये एक टाइप का मैं बोल सकता हूं आरएनए न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट करता है, वो भी जो है एक्टिवेटेड, सिंपल सा। ठीक है, तो ये आप जो है डेटा याद करके रखिएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया। लास्ट के 2 हाई एनर्जेटिक बॉन्ड को हम स्पिगल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
और मेंशन कर दे, ये जो राइबोस शुगर जुड़ा हुआ है फॉस्फेट से, ये है ईस्टर बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, सो राइबोस शुगर एडेनिन से जुड़ के एडेनोसिन बनाया, बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और राइबोस शुगर अपने 5वें नंबर कार्बन से जुड़ा है फॉस्फेट के साथ, उस बॉन्ड को हमने बोला जो है एस्टर बॉन्ड। दो और फॉस्फेट एटीपी पूरा का पूरा बन जाता है। इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग, चैप्टर के एंड के समय हेडिंग है एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, या इस हेडिंग को बोल सकते हैं, सेम जो है लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, रेस्पिरेशन एज एम्फीबॉलिक पाथवे। रेस्पिरेशन अ टाइप ऑफ एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फी मतलब बोथ, दोनों पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेस्पिरेशन दोनों पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों पाथवे का मतलब मेरा हुआ एनाबॉलिक भी होता है, कैटाबॉलिक भी होता है। थोड़ा 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 वेट करिए, सुनिए, समझिए। रेस्पिरेशन ट्रेडिशनली या मेनली, मेनली ट्रेडिशनली कैटाबॉलिक पाथवे है। रेस्पिरेशन में हम रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को कंप्लीट ब्रेक करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी, और कंप्लीट ब्रेकिंग होगा CO2 और वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो नो डाउट रेस्पिरेशन ट्रेडिशनली या मेनली या जनरली, ये तीन वर्ड जब आएंगे तो हम रेस्पिरेशन मेनली, ट्रेडिशनली या जनरली, ये तीन वर्ड आएंगे तो हम रेस्पिरेशन को बोल देंगे कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन डिग्रेडेशन ब्रेकिंग प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन में जब रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट ब्रेक होता है कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनते हैं जो एज एंड व्हेन एवर रिक्वायर होगा वो कैटाबॉलिक पाथवे से हटा दिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, और उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट कंपाउंड को यूज किया जाएगा अदर कंपाउंड के फॉर्मेशन में। ट्रेडिशनली, ओरिजिनली, जनरली, मेनली तो ब्रेकडाउन प्रोसेस है, लेकिन जब रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को हम तोड़ेंगे स्टेप टू स्टेप स्लो मैनर में, तो जो बीच बीच में हमें बहुत कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मिलेंगे, उन इंटरमीडिएट कंपाउंड का यूटिलाइजेशन होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट अदर कंपाउंड। सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट अदर कंपाउंड को हम एनाबॉलिक बोलते हैं, सिंथेसिस प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन की वजह से कैटाबॉलिज्म हो रहा है, और रेस्पिरेशन की वजह से ही कुछ ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहे हैं जिनका एनाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो बेटर रेस्पिरेशन को क्यों ना बोला जाए कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, मतलब एम्फीबॉलिक पाथवे, जिसमें दोनों प्रोसेस होता है। बात क्लियर करता हूं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मैंने बोला रेस्पिरेशन इज मेनली या ट्रेडिशनली a type of catabolic process। ठीक है, और सुनिएगा, in respiration respiratory substrates are completely oxidized to obtain energy as ATP in the presence of oxygen। थोड़ा सुनिएगा, स्टोरी को और यहां पर आगे ले चल रहा हूं और कुछ नई बातें आएंगी यहां पर। इन रेस्पिरेशन नो डाउट ग्लूकोज इज फेवर्ड
ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट, इसी को सबसे आगे भेजा जाएगा। अगर प्लांट या एनिमल में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज अवेलेबल है तो इसी को सबसे ज्यादा फेवर किया जाएगा, फेवर्ड सबस्ट्रेट। और सुनिएगा, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स converted into glucose before entry in respiration। ये तो हम डिटेल में सुन चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस, देन लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल, देन ईटीएस के थ्रू इसकी बातें हो चुकी हैं। आगे सुनिएगा, फैट्स या लिपिड्स broken into फैट एंड लिपिड ब्रोकन इनटू एंजाइम के थ्रू ब्रेक होंगे। इनके कंस्टिट्यूएंट में, इनका कंस्टिट्यूएंट है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। सो एंजाइम के थ्रू जब भी रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एब्सेंस में, कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंस में रेस्पिरेशन में एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम पर फैट या लिपिड यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले फैट या लिपिड को हम ब्रेक करेंगे एंजाइम का यूज करके, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो इसके कंपोनेंट है, इसके यूनिट्स है। नीड योर अटेंशन, यहां पर ग्लिसरॉल कन्वर्टेड इनटू DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरॉल को बाद में कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे डजंट मैटर, रिडक्शन वगैरह कुछ होगा, बात की बात है। ग्लिसरॉल कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट which get isomerized into phosphoglyceraldehyde and then participate in respiration। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्लिसरल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल 1,3 डाईपीजीए बनाएंगे, देन 3 PGA, देन 2 PGA, तो यहां से इनकी एंट्री हो गई। और तो सुनिएगा, ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड इज फर्दर ब्रोकन इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए by process called beta oxidation and then enters in respiration। मैं इसको आगे जाके जो है फॉर्म अच्छे से रिप्रेजेंट भी करूंगा। ग्लूकोज का तो सीधा सीधा है, फैट का ब्रेकिंग हुआ उसके कंपोनेंट में, और उसके कंपोनेंट कहीं बीच में रेस्पिरेशन के जो ग्लूकोज का पाथवे था ज्वाइन कर लिया। रिप्रेजेंट करूंगा, इरेज कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रोटीन अगर पार्टिसिपेट करेगा तो कैसा स्टोरी जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय प्रोटीएज एंजाइम इनटू अमाइनो एसिड्स, इनटू एमिनो या अमाइनो जो भी आप पढ़ो, अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आफ्टर डीअमाइनेशन, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, डीअमाइनेशन के बाद जैसा भी स्ट्रक्चर बनेगा, जिस भी अमाइनो एसिड का 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, बात की बात है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर it either enters as pyruvic acid or as acetyl coenzyme A, or at certain place in Krebs cycle।
मेरी बात समझिएगा, यहां पर मैं अब तक क्या बातें मेंशन कर दिया। कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड, फैट या लिपिड। मोस्ट फेवर्ड जो सबस्ट्रेट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज को हम फर्दर सेवरल स्टेप्स के थ्रू ब्रेक करेंगे। एक स्टेप में फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ले रहा हूं, उसके बाद और ज्यादा ब्रेक होगा, हमें मिलेगा पायरुविक एसिड, फिर ये और ज्यादा ब्रेक होगा, मिलेगा एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए बाद में इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। किसमें? क्रेब्स साइकिल में, और पूरी तरीके से H2O और CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे क्या मेंशन कर रहा हूं। लिपिड ब्रेक होगा, लिपिड ब्रेक होगा जो है फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये लिपिड कन्वर्ट होगा पी जो है DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और फिर ये आइसोमराइज हो जाएगा PGL के साथ, और ये जो स्टोरी है ग्लाइकोलाइसिस की स्टोरी में इंटर कर जाएगा। फैटी एसिड ये जो है डायरेक्ट बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेक होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में। इस प्रोसेस को हमने बोला बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू फैटी एसिड कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, और फिर आगे पार्टिसिपेट करेगा। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन अपने आप को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। अमाइनो एसिड का जो है डीअमाइनेशन होगा, और अमाइनो एसिड बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा, वो स्ट्रक्चर इधर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा जो है क्रेब्स साइकिल में, या ये जो है पायरुविक एसिड के फॉर्म में भी जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, या ये एसिटिल कोएंजाइम ए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। कोई प्रोटीन, कोई अमाइनो एसिड डीअमाइनेट हुआ, और डीअमाइनेशन के बाद स्ट्रक्चरली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो स्टोरी यहां से चलेगा। अगर जो है अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम ए मिला, तो एसिटिल कोएंजाइम ए से जो है आगे इंटर कर जाएगा। बात समझिएगा, ये तो मैंने बताया, सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया कि ये कैटाबॉलिक पाथवे है, लेकिन जब भी एसिटिल कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ेगी फैटी एसिड वापस बनाने के लिए यूज किया जाएगा। जब भी जो है, जो अमाइनो एसिड जिस भी फॉर्म में, अमाइनो एसिड यहां पर मेंशन कर देते हैं, जो है ये प्रोटीन ब्रेक हुआ अमाइनो एसिड में, ठीक है। किसी भी अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करना है तो अमाइनो एसिड डीअमाइनेशन के बाद जिस भी अमाइनो एसिड डीअमाइनेशन के बाद जिस भी कंपाउंड में कन्वर्ट होके रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट किया, उसको वापस अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में यूज करेंगे। पायरुविक एसिड को भी सेम, जिस भी अमाइनो एसिड के डीअमाइनेशन से पायरुविक एसिड बना, उस अमाइनो एसिड को वापस बनाने के लिए पायरुविक एसिड का अमाइनेशन, अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन किया, किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन किया, तो मुझे मिला पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के साथ को अमाइनेट कर देंगे, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकाला, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड को अमाइनो ग्रुप दिया, सेम अमाइनो एसिड फिर से मिल सकता है, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीटा ऑक्सीडेशन ये तो है कैटाबॉलिक प्रोसेस, लेकिन एसिटिल कोएंजाइम ए कैन आल्सो बी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, तो ये तो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। सेम स्टोरी यहां पर जो है अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन के बाद रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन जिस भी फॉर्म में डीअमाइनेशन के बाद जो भी अमाइनो एसिड कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन के पाथवे में इंटर किया, उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को हम वापस एनाबॉलिक पाथवे के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहा एक पूरा का पूरा अच्छा सा स्टोरी, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्ट फेवर्ड कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड या फैट, और फाइनली प्रोटीन
कहां पर, किस जगह पर, किस फॉर्म में रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। बात क्लियर है। यहां पर ध्यान देने वाली यह बात है कि प्रोटीन और फैटी एसिड, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, तो आप बोल दीजिए अमाइनो एसिड और फैटी एसिड ग्लाइकोलिसिस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिसिस के हाफ द पाथवे से ज्वाइन करके आगे बढ़ रहा है। तो इस पाथवे में हम मेंशन कर दें फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड या प्रोटीन बोल दो, do not join glycolysis, do not join glycolysis pathway. So mainly generally mostly हम रेस्पिरेशन में तो ब्रेकिंग कर ही रहे हैं। रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन हुआ, चाहे रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट जाए या फैट लिपिड जाए या प्रोटीन जाए, उसका ब्रेकडाउन ही होगा। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद जो भी हमें बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑब्टेन होंगे, मिलेंगे, उसका हम वापस सेम कंपाउंड बनाने में या कुछ डिफरेंट कंपाउंड बनाने में यूज भी करते हैं। सो बेटर टू से रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे। इरेज करके मेंशन करते हैं थोड़ा और थियरी, थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इंटरमीडिएट्स formed during breakdown of respiratory substrates are whenever required used in synthesis of different other compounds, thus representing anabolic process। मेरी बात समझने का ट्राई करिए। यहां पर मैंने लिया एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकिंग से कहीं ना कहीं बना हुआ एक इंटरमीडिएट है। इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ कैरोटिनॉइड्स, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, ठीक है, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ कैरोटिनॉइड, टर्पीन्स। दो नाम याद आ रहा है, आगे और मेंशन करेंगे, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मैंने आगे लिया सक्सिनिन कोएंजाइम ए। अच्छा हाँ, एक नाम याद आ गया, हार्मोन है जिब्रेलिन्स। टर्पीन ये एक टाइप का लिपिड है, तो लिपिड के फॉर्मेशन में यूज होता है। सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एसिटिल कोएंजाइम ए, जो आगे क्रेब्स साइकिल में जाना चाहिए कंप्लीट ब्रेकिंग के लिए, उसको रोक के हम ये तीन कंपाउंड बनाने में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सुनिएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए यूज्ड इन synthesis of compounds having porphyrin ring like porphyrin ring साइटोक्रोम के पास है, फाइटोक्रोम ये टाइप का जो है कंपाउंड है, जिसको हम फोटोपेरियोडिज्म करके एक हेडिंग आएगा, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग, नेक्स्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेंशन करेंगे। हीमोग्लोबिन आ जाएगा,
हीमोग्लोबिन। और पोरफायरिन कहां पर होता है? क्लोरोफिल में। इन सबको, ठीक है। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, क्रेब्स साइकिल में जाता है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। तो सुनिएगा यहां पर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इसका यूज हम करते हैं अस्पार्टिक एसिड या अस्पार्टिक एसिड के फॉर्मेशन में, ठीक है। इसका यूज करते हैं अल्कलॉइड के फॉर्मेशन में। ये एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, प्लांट अपने जो है डिफेंस वगैरह के लिए यूज करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लांट के नहीं यूज होता है, डिफेंस वगैरह के लिए। और हो जाएगा पिरिमिडीन के फॉर्मेशन में, पिरिमिडीन के फॉर्मेशन में। प्यूरिन और पिरिमिडीन, पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस का एक टाइप है, ठीक है। और थोड़ा सुनिएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का इकलौता कंपाउंड इंटरमीडिएट जो बना था क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डिफरेंट अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का यूज एक अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में होता है। उस एक अमाइनो एसिड का नाम बता सकते हैं? आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। कहां आया था? आया था कहां आया था? फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन में पेरोक्सिसोम में बात बताया था, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, लाइक एक जो है अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू हम जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को ब्रेक कर रहे हैं। एसिटिल कोएंजाइम ए मिला मुझे, इसकी जरूरत पड़ी तो हम इसको आगे ना बढ़ा के रेस्पिरेशन में यूज कर लिया। सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड में ब्रेक कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को। हमें किसी स्टेप पर इंटरमीडिएट मिला सक्सिनिल कोएंजाइम ए, इसको आगे रेस्पिरेशन में ना यूज करके हमने कुछ दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेशन में यूज कर लिया। सेम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और अल्फा केजीए यूज कर लिया, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, अल्कलॉइड और पिरिमिडीन। मेरे दिमाग में ये मैंने कुछ ऐसा याद किया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में 2A है, 2A यहां पर भी है, अस्पार्टिक एसिड और अल्कलॉइड रख लीजिए। तो यहां से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किसके फॉर्मेशन में? A और A के फॉर्मेशन में, अस्पार्टिक एसिड और अल्कलॉइड। और O के बाद आता है P, तो यहां O और P को जो है आपस में मैंने जोड़ दिया, P फॉर पिरिमिडीन, O के बाद आता है P। तो ऐसे मैंने याद कर लिया, कंफ्यूजन नहीं था, ठीक है। सो ये हो गया पूरा स्टोरी, बात समझा, ठीक है। सो रेस्पिरेशन नो डाउट ट्रेडिशनली है कैटाबॉलिक पाथवे, लेकिन रेस्पिरेशन में जो हमें कुछ इंटरमीडिएट मिल रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट कंपाउंड्स में हो रहा है रेस्पिरेशन को रोक के। अगर रेस्पिरेशन ना हो, कैटाबॉलिक पाथवे ना चले, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कंप्लीट ब्रेक ना हो, तो ये सब भी नहीं मिलेंगे, ये सब भी नहीं मिलेंगे, तो ये सब भी नहीं बनेंगे। बन रहे हैं कैटाबॉलिज्म की वजह से, तो बनने की प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोला, बात समझा। इरेज करता हूं, एक लाइन मेंशन करके एम्फीबॉलिक पाथवे हेडिंग फिनिश कर लेते हैं। वो लाइन सिंपल है, इट इज बेटर टू से दैट respiration is एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है। सो ये यहां पर हमने जस्टिफाई कर दिया, रेस्पिरेशन ट्रेडिशनली भले ही कैटाबॉलिक पाथवे है, लेकिन बेस्ट डिफिनीशन ऑफ रेस्पिरेशन हम एम्फीबॉलिक पाथवे के नाम पर दे सकते हैं। क्लियर है? पक्का रिमाइंड करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग ले रहे हैं जो है रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्वेसेंट यही रहेगा, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, ठीक है। सीधी सी बात है, इसके लिए मैंने डिफाइन किया, इट इज रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व या रिलीज्ड एंड
ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ RQ डिपेंड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मेंशन करते हैं यहां पर जो है RQ वैल्यू, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर हमें RQ वैल्यू पता चल जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस समय कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा है। हमें जो है वैल्यू सब हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का वैल्यू तो याद है, समझ में आ जाएगा, पता चल गया है। तो किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम पर किसी ने बोला कि करेंटली रेस्पिरेशन में CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम का रेशियो इतना है, बताइए कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा होगा रेस्पिरेशन में। तो हम जल्दी से बता सकते हैं क्योंकि RQ डिपेंड होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। ठीक है, बात समझिएगा। ग्लूकोज या बेटर टू से कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन RQ 1 होता है, RQ यूनिटी होता है, यूनिटी। एरोबिक रेस्पिरेशन में 6 ऑक्सीजन यूज करते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो 6/6 इज इक्वल टू आ गया 1। क्लियर है, कर ले जाएंगे। ठीक है, तो और इन एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन बोल दीजिए इसको, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन RQ होगा इनफाइनाइट। एनारोबिक रेस्पिरेशन में या फर्मेंटेशन में, लेट इट बी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हमें दो मॉलिक्यूल मिलता है, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है और ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता है, तो 2/0 जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो सुनिएगा। और यहां पर मैंने मेंशन किया RQ फॉर कैम प्लांट, RQ फॉर कैम प्लांट या सक्कुलेंट प्लांट्स, ये हमेशा 0 होगा, ये हमेशा 0 होगा। RQ में तो सुने सक्कुलेंट प्लांट या कैम प्लांट या डेजर्ट के प्लांट, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने ही नहीं देंगे। वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज रात के समय होगा डेजर्ट या सक्कुलेंट या कैम प्लांट में, क्योंकि तभी स्टोमाटोपेन होगा। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, प्लांट चाहेगा कि वो वेस्ट ना हो, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन होगा ही नहीं। तो 0 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन जो है ब्रेक होगा, तो 0 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन सम ऑक्सीजन जो है 0 RQ वैल्यू आएगा। ये आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पर RQ लेस देन 1, RQ लेस देन 1 या लेस देन यूनिटी, यहां पर फैट्स का या फैटी एसिड का, जिसमें एक एग्जांपल लेना चाहे ट्राइपामेटिन, इसका RQ वैल्यू 0.7 होता है। तो सुनिएगा
प्रोटीन का RQ वैल्यू 0.8 या मेजोरिटी में 0.9 कंसीडर होता है। बाकी यहां पर स्टार्व्ड लीफ का मतलब अगेन स्टार्वेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म हो गया तभी स्टार्वेशन कंडीशन आएगा। तो यहां पर भी जो है RQ लेस देन 1 होगा। पेटल्स में भी RQ वैल्यू लेस देन 1 होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिक्स्ड डाइट का मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट मिक्स्ड डाइट का RQ वैल्यू 0.85 एवरेज वैल्यू कंसीडर किया जाता है 0.85। ये इतना लेस देन 1 और याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लेस देन 1 वाले हो गए। ठीक है, यहां पर जैसे प्रोटीन का जो RQ वैल्यू लेस देन 1, प्रोटीन में जो है जर्मिनेटिंग लेग्यूम के सीड, यहां फैटी एसिड में जर्मिनेटिंग, यहां पर और मेंशन कर दिया जर्मिनेटिंग फैटी एसिड सीड या फैट या सिंपल फैटी एसिड का RQ वैल्यू 0.7 कंसीडर होगा। ठीक है, आते हैं यहां पर RQ मोर देन 1 या मोर देन यूनिटी। RQ मोर देन यूनिटी में होगा यहां पर ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, हैव RQ मोर देन 1। जैसे मैं बात करूं यहां पर ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1 में ऑक्सैलिक एसिड इसका RQ होता है 4। उसके बाद मैलिक एसिड की बात करूं तो इसका RQ वैल्यू होता है 1.33 और मैं सक्सिनिक एसिड की बात करूं तो इसका RQ वैल्यू होता है 1.14 और मैच्योरिंग फैटी एसिड सीड का भी RQ वैल्यू मोर देन 1। ठीक है, मैच्योर फैटी एसिड सीड में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में और जर्मिनेटिंग फैटी एसिड सीड में स्टोर्ड फैटी एसिड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, सो दैट रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट किया जा सके। ये कुछ वैल्यू है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक पॉइंट यहां पर मेंशन करूंगा तो सुनिएगा, कोई भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हो, if कार्बन इज मोर देन ऑक्सीजन, किसी भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के फॉर्मूला में कार्बन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, देन मोर ऑक्सीजन कम है, कार्बन ज्यादा है तो मोर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगा और ऑक्सीजन ज्यादा जो है यूज होगा। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा यूज हुआ तो ये वैल्यू आ जाएगा लेस देन 1 वैल्यू आ जाएगा। और इफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, then less oxygen used for oxidation। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन जो है ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम होगा, वैल्यू आ जाएगा 1, मोर देन 1। याद रखिएगा, ये एक जो है ट्रिक या फॉर्मूला है। फैटी
sorry, not fatty acid, organic acid, they are rich in oxygen. ऑर्गेनिक एसिड दे आर रिच इन ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऑलरेडी ऑर्गेनिक एसिड में ज्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए कम ऑक्सीजन यूज होता है। ये एक जो है फॉर्मूला है, ठीक है, याद करके रखिएगा, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन सेम रेशियो में है, तो उसका अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो यूनिटी में या 1 RQ आता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये एक जो है पॉइंट था जो है यहां पर, तो जो है फैट हो या प्रोटीन हो, कार्बन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन कम होता है, तो उसके हिसाब से जो है RQ वैल्यू मोर देन 1 या लेस देन 1 हो गया। क्लियर है, पक्का क्लियर है, ठीक है। ये कुछ वैल्यू है, एज इट इज याद रखना होगा। एनसीईआरटी में अगर जो है कुछ दिया है तो एक बार देख लीजिएगा। इरेज करता हूं मैं, बात समझिएगा। नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं यहां पर जो है ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनहिबिटर्स कुछ मेंशन करना बनता है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ETS नहीं होने देंगे। सो इसमें एक है DNP डाई नाइट्रोफिनॉल, एक है DNP डाई नाइट्रोफिनॉल, लिपिड सॉल्युबल इनहिबिटर है। ये लिपिड सॉल्युबल इनहिबिटर है। इट एक्ट्स एज अनकपलर। अनकपलर मतलब ये ADP और IP को जोड़ के ATP बनने ही नहीं देता है। ये थोड़ा सुनिएगा, इट डिस्टर्ब्स PMF protein motive force by taking protons of space and release protons in matrix। प्रोटॉन मोटिव फोर्स हमेशा डिस्टर्ब करेगा। जो भी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन कलेक्ट हो रहा है, उस प्रोटॉन को DNP पकड़ेगा और वापस जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में छोड़ देगा। वैसे तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन स्पेस में ज्यादा होना चाहिए, मैट्रिक्स में कम होना चाहिए, सो दैट जब प्रोटॉन F0 से बाहर निकले तब F1 एनर्जी को यूज करके ATP बनाए। ये F0 को जो है काम करने नहीं देता। ये ज्यादा प्रोटॉन कभी भी स्पेस में रहने ही नहीं देगा। तो ये हो गया एक इनहिबिटर, ठीक है। अनकपलर याद रखिएगा, इनहिबिट F0 एंड F1 विल नॉट अलाउ ज्वाइनिंग या रिएक्शन बिटवीन ADP एंड IP टू फॉर्म ATP। बात क्लियर है? तो सुनिएगा, एक है जो है रूटिनोन और अमाइटल, ये है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, काम ही नहीं करने देगा कॉम्प्लेक्स 1 को। प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन NADH2 या आयरन सल्फर इसका कंपोनेंट होता है एंड यूबिक्विनोन, इलेक्ट्रॉन जाने ही नहीं देगा। ये हो गया एक इनहिबिटर। दूसरा मेलोनेट, ये है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इनहिबिट करेगा, ठीक है। और एक है एंटीमाइसिन, ये है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। प्रिवेंट
transfer of electron between cytochrome B and cytochrome C1। तो सुनिएगा, अजाइड है, साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और अमोनिया भी आता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब हैं इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। ये है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन साइटोक्रोम AA3 एंड ऑक्सीजन half-O2। ठीक है, और एक लास्ट है ओलिगोमाइसिन। ठीक है, यह है इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, इनहिबिट F0 पार्ट ऑफ ATPase। तो ये इतने इनहिबिटर हैं, सो इनकी वजह से जो है रेस्पिरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दीज आर जो है इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। छोटा सा हेडिंग लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट, पास्चर इफेक्ट। ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिंपल। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन फर्मेंटेशन डिफाइन किया। इट इज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन फर्मेंटेशन। ठीक है, विथ रेफरेंस टू बेसिकली ईस्ट एक फैकल्टेटिव एनारोबिक है, बाय चॉइस एनारोबिक है। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इज फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तब तो जो है ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। लेकिन वही जब ये स्विच करेगा अपना रेस्पिरेशन एरोबिक पर, तब पायरुविक एसिड इंस्टेड ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए में रिड्यूस हो, डिकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन हो, पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकिंग होगा, तो फर्मेंटेशन रुक जाएगा। ठीक है, छोटा सा मेंशन कर देते हैं। In absence of oxygen, yeast convert pyruvic acid into ethanol। इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब फर्मेंटेशन हो रहा है। अब मैंने क्या बोला, इनहिबिटरी इफेक्ट when respiration switches to aerobic, can I say pyruvic acid completely oxidized। ठीक है, there is no fermentation, there is no ethanol formation, as simple as। ईस्ट के लैंग्वेज में ईस्ट ऑक्सीजन बनाएगा, ईस्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम कर रहा है, तो फर्मेंटेशन नहीं होगा। अगर ईस्ट जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम कर रहा है तो फर्मेंटेशन हुआ। तो वही मैंने बोला कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फर्मेंटेशन रुक रहा है, इसी को हम पास्चर इफेक्ट नाम देते हैं। सिंपल, इरेज कर रहा हूं। एक लास्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं, और एटीपी काउंटिंग विथ रेफरेंस टू फैटी एसिड्स
व्हेन इट पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन एंड इसका होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कोई भी पर्टिकुलर फैटी एसिड कितना नेट एटीपी या टोटल एटीपी प्रोड्यूस करेगा जब उसका एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर मैंने लिया हेडिंग एटीपी काउंटिंग विथ रेफरेंस टू फैटी एसिड। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ एटीपी काउंटिंग की ही बातें होंगी। फैटी एसिड कैसे कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा जो है वो हमें बात नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। फैटी एसिड हमने एम्फीबॉलिक पाथवे वाले हेडिंग में जो है समझा था। फैटी एसिड इसका सबसे पहला स्टेप होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू फैटी एसिड ये कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए, जिसका एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए नो डाउट आगे क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल के बाद जो रिड्यूस्ड कंपाउंड बनेंगे क्रेब्स साइकिल में NADH2 और FADH2 वो ETS में पार्टिसिपेट करेंगे या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करके ATP बनाएंगे। मेरी बात यहां पर समझिएगा, तो देखिएगा किसी भी फैटी एसिड का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के जैसा यूज होना और रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो सबसे पहले 2 ATP यूज होता है एक्टिवेशन के लिए। जैसे ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस के थ्रू फर्स्ट 5 स्टेप में एक्टिवेशन फेज हुआ था, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, एक्टिवेशन फेज, तो 2 ATP यूज किया गया था। सेम किसी भी फैटी एसिड के लिए 2 ATP यूज किया जाता है उसको जो है प्रोसेस में एक्टिवेट करने के लिए। तो सुनिएगा, एक बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो एक NADH2 निकलेगा और एक जो है FADH2 बनता है, FADH2। एक बीटा ऑक्सीडेशन एक एसिटिल कोएंजाइम ए देगा, 2 ATP एक बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड को जो है एक्टिवेट करेंगे, एक NADH2 और एक FADH2 निकलेगा। ठीक है, सो ये है विथ रेफरेंस टू 1 बीटा ऑक्सीडेशन। साइकिल तो है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाउ एक एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाएगा, बताइए प्लीज, एसिटिल कोएंजाइम ए का एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हुआ क्रेब्स साइकिल के थ्रू, कितना NADH2, कितना FADH2 और कितना सबस्ट्रेट लेवल पर ATP बनेगा, बताओ बताओ। हाँ जी, यहां पर थोड़ा देखिएगा, यहां पर निकलेगा 3 NADH2, यहां पर निकलेगा जो है एक FADH2 और यहां पर निकलेगा एक GTP या ATP जो बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ नीड योर अटेंशन। एक NADH2 और एक FADH2, एक NADH2 जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बाद में इन्वॉल्व होगा तो एक NADH2 से 3 ATP, तो यहां पर 3 ATP मिलेगा एक NADH2 से, और एक FADH2 2 ATP देता है तो इंटू 2 हमें मिलेगा 2 ATP। ध्यान दीजिए, एक बार बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, फैटी एसिड का ब्रेकिंग हुआ एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए में, तो हमें टोटल 5 ATP मिलता है एक बार के बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से। यहां पर क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 बना, एक FADH2 बना। अब ये NADH2 FADH2 बाद में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ETS में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इंटू 3, एक NADH2 से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP, 3 9, 3 NADH2 से 9 ATP और एक FADH2 से 2 ATP, और ये यहां पर एक GTP वाला ATP तो है ही, हमें टोटल 12 ATP मिलेगा। So one cycle of beta oxidation will give 5 ATP, जिसमें 2 ATP हमें यूज भी करना है, माइनस करना है कैलकुलेशन में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का कंपाउंड है, क्रेब्स साइकिल में जाके एक बार में वो टोटल 12 ATP देगा। ये जो है कैलकुलेशन याद रखिएगा।
हमने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, यहीं पर इसी के बाजू में क्वेश्चन है, अगर 20 कार्बन का फैटी एसिड 20 कार्बन का फैटी एसिड कंप्लीट ऑक्सीडाइज हुआ, 20 कार्बन का फैटी एसिड कंप्लीट ऑक्सीडाइज हुआ तो नेट एटीपी गेन कितना होगा बताइए। 20 कार्बन का, बात पकड़िएगा, 20 कार्बन का यहां पर आपको मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। यहां पर फैटी एसिड के पास 20 कार्बन है। 20 कार्बन का फैटी एसिड अगर बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, एस्टिल कोएंजाइम ए बनाएगा। फैटी एसिड के पास 20 कार्बन, एस्टिल कोएंजाइम ए के एक मॉलिक्यूल के पास 2 कार्बन, मुझे बताइए टोटल एसिटिल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस कितना होगा। टोटल एसिटिल कोएंजाइम ए 20 कार्बन के फैटी एसिड से कितना होगा प्रोड्यूस, क्या मैं बोलूं 20/2 10 एसिटिल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होगा। ये इतना क्लियर है। 20 कार्बन है फैटी एसिड के पास, एक बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए मिलेगा। अब फैटी एसिड के पास 18 कार्बन बचे, फिर ऐसे करते करते 10 मॉलिक्यूल। और थोड़ा सुनिएगा, मैं यहां पर बोल रहा हूं जो है नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन कितना होगा। 20 कार्बन का फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू जब ब्रेक होगा, टुकड़ों में का मतलब एसिटिल कोएंजाइम ए में, तो 10 एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। 10 एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने के लिए 20 कार्बन का फैटी एसिड कितना राउंड करेगा बीटा ऑक्सीडेशन का, एक कम, तो सुनिएगा 10-1, जितना एसिटिल कोएंजाइम ए मिला उससे एक कम बीटा ऑक्सीडेशन होगा। बात पकड़िएगा, थोड़ा बता देते हैं। 20 कार्बन है हमारे पास, पहला बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, पहला जो है एसिटिल कोएंजाइम ए मिला। अब 20 कार्बन से 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम ए बाहर निकला तो कितना कार्बन बचा, 18 कार्बन। अब दूसरा बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो फिर से एक एसिटिल कोएंजाइम ए मिलेगा, अब कितना कार्बन बचा, 16 कार्बन। तीसरा बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, तीसरा एसिटिल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल बना और अब फैटी एसिड के पास 14 कार्बन बचा। चौथा बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम ए का चौथा मॉलिक्यूल बना, अब फैटी एसिड के पास 20 कार्बन बचा। पांचवा बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, पांचवा मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए निकला, अब 10 कार्बन बचा फैटी एसिड के पास। छठा बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, 6 नंबर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए मिला, अब 8 कार्बन बचा। सातवां बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, जो है एक और एसिटिल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल मिला, अब 6 कार्बन बचा फैटी एसिड के पास। आठवां बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, आठवां मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए बना, अब 4 कार्बन बचा, ठीक है। और 9th राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, 9th जो है एसिटिल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल जो है बना और अब फैटी एसिड के पास कितना कार्बन, 2 कार्बन। क्या मैं बोलूं ये 2 कार्बन खुद में एसिटिल कोएंजाइम ए हो गया है, बात समझिएगा। सो 9 एसिटिल कोएंजाइम ए यहां से, और जो लास्ट में 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बचा वो खुद में बीटा ऑक्सीडेशन के जैसा एक्ट करेगा, तो हमें 10 एसिटिल कोएंजाइम ए मिला, हमें 10 एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल मिले। 20 कार्बन का फैटी एसिड कंप्लीट जो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हमें देगा 10 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, और कितना राउंड किया बीटा ऑक्सीडेशन का, 9 राउंड। सीधी सी बात है, 9 राउंड के पास 9 एसिटिल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन बचा, वो खुद में एसिटिल कोएंजाइम ए। बात समझा। अब देखिए, अगर मैं यहां पर नेट एटीपी गेन समझें तो जितना राउंड होगा, एक राउंड होगा बीटा ऑक्सीडेशन का, 2 एटीपी नेट जो है वो तो जाने दीजिए,
एक राउंड होगा बीटा ऑक्सीडेशन का, एक NADH2 एक FADH2, दूसरा राउंड होगा एक NADH2 एक FADH2। तो यहां पर 9 राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हुआ। तो क्या मैं बोलूं 9 NADH2 और 9 FADH2 हमें मिलेगा विथ रेफरेंस टू बीटा ऑक्सीडेशन, 9 NADH2 और 9 FADH2 मिला। अब 10 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए 9 टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑफ 20 कार्बन के बाद जो मिला, ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए 10 साइकिल ऑफ क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करेगा। तो 10 into 3 या 10 एसिटिल कोएंजाइम ए मिला ना, ठीक है 10 एसिटिल कोएंजाइम ए मिला, एक एसिटिल कोएंजाइम ए 3 NADH2 एक FADH2, तो 10 एसिटिल कोएंजाइम ए 10 इंटू जो है ऐसा एक में 3 मिलता है ना, तो 3 इंटू 10 NADH2 प्लस 3 इंटू जो है 1 इंटू 10 FADH2 हमें मिलेगा, 10 FADH2 मिलेगा, ठीक है। और जो है 10 GTP भी मिलेगा हमें, 10 GTP भी मिलेगा। तो काउंट कर लेंगे 9 NADH2 9 इंटू 3 प्लस 9 FADH2 9 इंटू 2 प्लस जो है यहां पर 30 NADH2 बनेगा, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 प्लस 10 FADH2 मिलेगा, तो 10 FADH2 1 से 2 तो 10 इंटू 2 ATP और प्लस 10 GTP, इतना ATP मिलने वाला है। ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 9 2 जा 18 प्लस 3 3 जा 90 प्लस ये हो जाएगा 10 2 जा 20 प्लस ये 10। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये 27 प्लस 18 प्लस 9 2 11 12 120 हो गया ये। अब कैलकुलेट करिए प्लीज, 27 8 7 15 ये हो जाएगा 5 और 2 1 3 2 5 और 1 6 और 1 रहेगा 165 165 टोटल एटीपी मिला, -2 एटीपी एक्टिवेशन के लिए लिया था, तो 163 नेट एटीपी मिला हमें। ये हमने तोड़ के आपको बताया अच्छे से। नेट एटीपी में एक राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, एक NADH2 एक FADH2, तो 9 राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, 9 NADH2 9 FADH2, 10 एसिटिल कोएंजाइम ए मिला, 10 एसिटिल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट करेगा 10 क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2, तो 3 इंटू 10 NADH2, एक क्रेब्स साइकिल में जो है एक FADH2, तो 10 साइकिल हो रहा है तो 10 FADH2 ही मिलेगा। और हमें जो है एक क्रेब्स साइकिल में एक GTP मिलता है, तो 10 क्रेब्स साइकिल में 10 GTP मिलेगा। बात समझिएगा। अब 9 NADH2 है, एक NADH2 से 3 ATP, तो 9 इंटू 3 कर दिया। 9 FADH2 है, एक FADH2 से 2 ATP, तो 9 इंटू 2 कर दिया। 10 इंटू 3 30 NADH2 हमें मिलेगा। 10 एसिटिल कोएंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे तो 30 ATP NADH2 मिलेगा। 30 एक NADH2 से 3 तो 30 इंटू 3 और 10 FADH2 एक FADH2 से 2 ATP 10 इंटू 2 और प्लस 10 GTP हमने कैलकुलेट कर लिया। 165 टोटल माइनस 2 एक्टिवेशन के लिए जो यूज किया 163 ATP। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये था थोड़ा डिटेल ऑफ द काउंटिंग ऑफ ATP, नेट ATP। इसी को थोड़ा और अलग लैंग्वेज में रख रहा हूं, बात समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंपल कर रहा हूं कैलकुलेशन को। 20 कार्बन का फैटी एसिड है और हमें पूछा गया है नेट एटीपी। नेट एटीपी बात पकड़िएगा। एक बीटा ऑक्सीडेशन होता है, एक बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एक NADH2 प्लस एक FADH2 मिलता है। एक NADH2 से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP, हमें 5 ATP एक बीटा ऑक्सीडेशन से मिलेगा। आइए थोड़ा सुनिएगा।
एक बार क्रेब्स साइकिल हुआ तो हमें 3 NaDH2 प्लस जो है एक FADH2 प्लस एक GTP या ATP मिलता है। 3 into 3, एक NaDH2 से 3, तो 3 into 3 इज इक्वल टू 9 ATP मिलेगा 3 NaDH2 से, प्लस एक FADH2 से 2, और ये एक है ही, हमें टोटल 12 ATP मिलता है एक क्रेब्स साइकिल से। बात समझिएगा। तो क्या मैं फॉर्मूला बना लूं नेट एटीपी गेन का फॉर्मूला R इंटू 5 प्लस C इंटू 12, R इंटू 5 प्लस C इंटू 12 माइनस 2 ATP जो हमने एक्टिवेशन में यूज किया। यहां पर R है नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन और C है नंबर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। सबसे पहले हम C निकालेंगे। C का फॉर्मूला है N/2। N कितना है? N है 20 कार्बन, यहां पर N दिया हुआ है 20 कार्बन। फैटी एसिड में कितना कार्बन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है N। सो हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10 एसिटिल कोएंजाइम A। 10 एसिटिल कोएंजाइम A ये जो है क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो मतलब 10 क्रेब्स साइकिल चलेगा। अब R निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है C-1, जितना एसिटिल कोएंजाइम A बना उसमें एक कम कर देंगे, मतलब 10-1 मतलब 9 बीटा ऑक्सीडेशन होगा। 9 बीटा ऑक्सीडेशन किया जाएगा। मैंने कैलकुलेट करवाया था, 9 बीटा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला में हम रख दे अगर, सो नेट एटीपी गेन में R इंटू 5 प्लस C इंटू 12 माइनस 2। R का मतलब कितना राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, जितना बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा उतनी बार जो है 5 ATP मिलेगा। तो 9 इंटू 5 प्लस जो है कितना एसिटिल कोएंजाइम A बना उतना क्रेब्स साइकिल होगा, और उतनी बार हमें हर क्रेब्स साइकिल में 12 ATP मिलेगा। तो जो है 10 इंटू 12 माइनस 2 कर देंगे हम। सो ये हो जाएगा 45 प्लस 120 माइनस 2। 45 प्लस 120 165 माइनस 2 163 नेट एटीपी गेन हो जाएगा। सो R इंटू 5 C इंटू 12 ये जो है आर्टिफिशियल जो है बनाया गया एक फॉर्मूला है समझाने पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर सुनेगा यहां पर नेट एटीपी गेन का एक और फॉर्मूला N/2 प्लस N/2 माइनस 1 प्लस N/2 माइनस 1। ठीक है, माइनस 2 ATP। अब ये N/2 ये है एसिटिल कोएंजाइम A, एसिटिल कोएंजाइम A का लैंग्वेज, और N/2 माइनस 1 ये है विथ रेफरेंस टू जो है विथ रेफरेंस टू बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, N/2 एसिटिल कोएंजाइम A, N/2 माइनस 1 N/2 माइनस 1 विथ रेफरेंस टू बीटा ऑक्सीडेशन, ये है NaDH2 और ये है FADH2। ध्यान दीजिएगा। अब N/2 ध्यान दीजिए, N/2 एसिटिल कोएंजाइम A इंटू 12 करना है, इंटू 12। N/2 माइनस 1 NaDH2 के रेफरेंस में इंटू 3 करना है, 1 से 3 और 1 से 2 ATP के लैंग्वेज में। सो N जो है 20 कार्बन था, N 20 कार्बन था, N/2 मतलब 10 एसिटिल कोएंजाइम A मिलेगा, 10 क्रेब्स साइकिल होगा, हर क्रेब्स साइकिल में 12 ATP मिलेगा, प्लस बीटा ऑक्सीडेशन में N/2 माइनस 1 का मतलब हो गया 10 माइनस 1 9
NADH2 इंटू 3 और n/2 -1 ये भी हुआ 9 FADH2 इंटू 2 और -2 तो करना ही है बाद में, ये हो जाएगा 120 प्लस 27 प्लस 18, ये हो जाएगा 165 -2 ATP हो गया 163 ATP नेट गेन। सो सिंपल फॉर्मूला है R इंटू 5। R कितना राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, जितना राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन उतना जो है 5 ATP मिलेगा। C हो गया जो है कितना मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A, जितना एसिटिल कोएंजाइम A उतना क्रेब्स साइकिल, उतनी बार हमें 12 ATP मिलेगा। पहले C निकाल लिया n/2 करके, एसिटिल कोएंजाइम A का नंबर मिल गया, फिर एसिटिल कोएंजाइम A का जितना नंबर मिला उससे एक कम कर देंगे, उतनी बार बीटा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये n/2 सीधा कर दो, n/2 इंटू 12 एसिटिल कोएंजाइम A के लैंग्वेज में, n/2 -1 इंटू 3 NADH2 के लैंग्वेज में, n/2 -1 FADH2 के लैंग्वेज में, -2। क्वेश्चन तो देखिएगा वो नेट ATP पूछ रहा है या टोटल ATP। टोटल ATP इस स्टोरी में 165 आएगा, नेट जब पूछा जाएगा तभी हमें माइनस करना होगा। और एक बात, क्वेश्चन में फैटी एसिड का कार्बन नंबर दे दिया तो N हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर फैटी एसिड में जो क्वेश्चन में पामेटिक एसिड लिख दिया, क्वेश्चन में स्टेरिक एसिड लिख दिया, क्वेश्चन में ओलिक एसिड लिख दिया, क्वेश्चन में लिनोलेनिक एसिड लिख दिया, क्वेश्चन में रैकिडोनिक एसिड लिख दिया, तब क्या करोगे? एक फैटी एसिड है पामेटिक एसिड, अगर ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज हुआ तो टोटल एटीपी बिना माइनस किए, नेट एटीपी 2 एटीपी को माइनस करके बताइए। तो यहां पर आपको कार्बन का नंबर याद रखना पड़ेगा, इसके पास 16 कार्बन, बाकी के पास 18 और 18 कार्बन, लास्ट वाले के पास 20 कार्बन। ये आपको बायोमॉलिक्यूल के फैटी एसिड वाले टॉपिक में दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हम ये सब फैटी एसिड है, इनके लैंग्वेज में पूछा गया या डायरेक्ट नंबर, बात क्लियर है। फैटी एसिड का एटीपी काउंटिंग नेट और टोटल दोनों के लैंग्वेज में मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर मेरा कैलकुलेशन प्लस माइनस हुआ होगा तो आप कर लीजिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एफिशिएंसी है 45% कंसीडर होता है, 55% एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाता है। किलो जूल के लैंग्वेज में हमने आपको कैलकुलेट करके दिया और हमने आपको बोला भी था, किलो कैलोरी के लैंग्वेज में आप देख लीजिएगा। एक एटीपी के पास 8.15 किलो कैलोरी एनर्जी होता है, एक ग्लूकोज के पास 686 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर होता है, इनको 100 कर देंगे। ठीक है, 38 एटीपी इंटू 8.15 अपॉन 686 इंटू 100 या 36 एटीपी इंटू 8.15 अपॉन 686 इंटू करके आप। ठीक है, हमने एटीपी का स्ट्रक्चर पता किया और एटीपी के स्ट्रक्चर में जो लास्ट के 2 फॉस्फेट हैं, थर्ड फॉस्फेट और सेकंड फॉस्फेट, तो थर्ड और सेकंड फॉस्फेट के बीच में जो हाई एनर्जेटिक बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा एनर्जी देगा। सेकंड और फर्स्ट के बीच में भी हाई एनर्जिक बॉन्ड है जो 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी दिया, हमने आपको बताया। ट्रेडिशनली रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बट बेस्ट रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है तो एम्फीबॉलिक के लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं। फैट या लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन तीनों का ब्रेकडाउन होगा रेस्पिरेशन में, तो कहां पर कौन सा जो है ज्वाइनिंग होगा, कौन सा कॉमन पाथवे होगा, हमने आपको बताया। सबका कॉमन पाथवे क्रेब्स है, याद रखिएगा क्रेब्स है, क्योंकि जो है फैटी एसिड एसिटिल पे जाके आ रहा है, प्रोटीन डायरेक्ट क्रेब्स में भी जा सकता है, एसिटिल या पाइरुवेट में भी जा सकता है। तो नीड योर अटेंशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का कॉमन पाथवे रेस्पिरेशन में हमेशा क्रेब्स साइकिल कंसीडर होगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल नहीं है तो हम एसिटिल कोएंजाइम ए कंसीडर कर सकते हैं, बट इसके ऊपर हम नहीं जा सकते क्योंकि ग्लिसरॉल नो डाउट DHAP के थ्रू, पाइरुवेट के थ्रू आगे बढ़ रहा है।
प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, वो 3 तरीके से आगे बढ़ सकता है। प्रोटीन डीअमाइनेशन किया, जो स्ट्रक्चर है पाइरुवेट में कन्वर्ट होकर बात आगे बढ़ाए, या जो अमाइनो एसिड है डीअमाइनेशन करके एसिटिल कोएंजाइम ए के लैंग्वेज में बात आगे बढ़ाए, या जो अमाइनो एसिड मिला वो डीअमाइनेशन करके डायरेक्ट क्रेब्स में एंटर करें। लेकिन जो फैटी एसिड है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में ही ब्रेक होता है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो मोस्ट जो है सुटेबल आंसर है क्रेब्स साइकिल, हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कॉमन पाथवे है, वो नहीं मिला तो हम एसिटिल कोएंजाइम में टिक कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की हमने बात की, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पार्टिसिपेट किया, यूनिट होगा RQ। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट होगा, RQ ग्लूकोज पार्टिसिपेट किया, और जो है सकुलेंट प्लांट में 0। लेस देन यूनिटी या लेस देन 1, फैट का 0.7, ट्राइपामेटिल का लैंग्वेज हमने यूज किया। प्रोटीन का जो है 0.8 या 0.9, ठीक है। और मैच्योरिंग फैटी एसिड सीड 1 से ज्यादा RQ, ऑर्गेनिक एसिड का 1 से ज्यादा RQ, बहुत सारी बातें की, ठीक है। और ये बीटा ऑक्सीडेशन काउंटिंग करना है, टिपी रिमाइंड करिएगा। ये 5th लेक्चर वीडियो लेक्चर ऑफ रेस्पिरेशन चैप्टर में रेस्पिरेशन चैप्टर फिनिश हो गया। 1 2 3 4 5 सारे वीडियो लेक्चर को वापस देखिएगा, कनेक्ट करिएगा, समझिएगा, रिमाइंड करिएगा, रिकॉल करिएगा, मेमोरी बनाइएगा। कोई छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। रेस्पिरेशन चैप्टर के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर करिए वीडियोस को अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल को लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। 9th 10th 11th 12th पास जो नीट रिपीट कर रहे हैं इनमें बॉटनी अच्छे से सीख सकते हैं। इवन BSc और MSc ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो बॉटनी एज सब्जेक्ट चूज किया है जिन स्टूडेंट ने, वो अपना बेसिक अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इस चैनल में, ठीक है। तो शेयर करिए, मोर एंड मोर लोगों के साथ जुड़ने के लिए सपोर्ट करिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आ रहा हूं 11th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 2 चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन। ये NCERT से इस ईयर एक्सक्लूड किया गया है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये चैप्टर आएगा, बाद में ऑर्गेनाइजेशन अगर बोलेंगे कि 2 NCERT में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया गया है, फिर भी नीट में पूछा जाएगा, तो मैं जैसे ही हमें खबर मिलेगी हम ये चैप्टर डिटेल में डील कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो जाइए, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां पर प्लांट हार्मोन्स की बातें होंगी, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, बहुत सारी बातें होने वाली है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।